हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिवाना क्लासेस पर। और आज हम पार्ट 5 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं यही सेम चैप्टर, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है इरोजन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था वेदरिंग के बारे में, वेदरिंग क्या होती है और वेदरिंग की प्रोसेस कैसे कैसे होती है, वेदरिंग के कौन कौन से एजेंट हैं। आज हम बात करेंगे इरोजन क्या है और इरोजन के कौन कौन से एजेंट हैं। और ये इस बार सीबीएसई के न्यू सिलेबस में क्लास 9th में ऐड किया गया है। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज इरोजन। सो इरोजन इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल से समझते हैं, है ना, जो जिन चीजों का अपरदन हुआ है ना, जिन चीजों का अपक्षय हुआ है, सॉरी, जिन चीजों का अपक्षय हुआ है, वो अपक्षय की हुई चीजें या टूटी फूटे चट्टान या जो भी चीजें ब्रेक हुई हैं, उनका एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होना और डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है, इसे ही हम इरोजन कहते हैं, है ना, इरोजन। नॉर्मली जब हम क्लास में बच्चों से बात करते हैं कि इरोजन क्या है, तो बच्चे इरोजन को सीधे सॉइल इरोजन से जोड़ देते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक सिर्फ सॉइल इरोजन पढ़ा है। कहते हैं कि सर सॉइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, है ना बच्चों। तो इरोजन सिर्फ सॉइल में नहीं होता, इरोजन चट्टानों में भी होता है। और सॉइल मेकिंग की फर्स्ट प्रोसेस वेदरिंग है ना, वेदरिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल मेकिंग। तो इरोजन हमने समझ लिया, रिमूवल ऑफ वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अब हम बात करेंगे कि इरोजन के एजेंट्स कौन कौन से हैं। इरोजन के एजेंट्स में हम सबसे पहले लेने वाले हैं वाटर को, है ना। और याद रखिए कि वाटर को जब हम इरोजनल एक्टिविटी में लेंगे तो दो तरह से लेंगे। एक तो हम सरफेस वाटर की बात करेंगे, और इसमें मेनली किसकी बात करेंगे, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नदियां, है ना। नदियों के थ्रू इरोजन कैसे होता है, ठीक, बहुत ही इजी है समझना। आप कोशिश करिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जब कोई भी नदी किसी पर्वत से निकलती है ना, मेनली अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें या ऐसी रिवर्स की बात करें जो ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, तो जिस समय वो ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं तो वो एक तीव्र ढाल पर बहती हैं, तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप्स पर। और इस ढाल के तीव्र होने की वजह से उनकी गति भी तीव्र होती है, उनकी वेलोसिटी भी तीव्र होती है। तो जब वो बहुत तेज बह रही होती हैं तो उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाले सभी कंकड़ पत्थर, है ना, बड़ी बड़ी चट्टानों तक को तोड़कर और उसके अवशेष को, उसके मलबा को, डेब्रिस को अपने साथ बहा ले जाती हैं। और इसी प्रक्रिया को इरोजनल एक्टिविटी कहते हैं। अब जिस समय रिवर अपने स्पीड में, अपनी फुल एनर्जी में होती है, उस समय वो अपनी वैली को कट करती है, उसका इरोजन करती है, ठीक। अब इरोजनल एक्टिविटी कैसे हो सकती है, जैसे मान लिया कि जो कंकड़ पत्थर टूट रहे हैं, जो नदी के साथ बह रहे हैं, वो रिवर बेड पर, जो नदी का तल है जिसमें नदी बह रही है, उस घाटी में भी आपस में इधर उधर टकराते हुए, घिसते हुए चलते हैं। तो ये एक तरह की आपकी ग्राइंडिंग प्रोसेस है, जैसे पीसना किसी चीज को, है ना, ग्राइंड करना। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में मेनली माउंटेन्स पर हम क्या देखते हैं कि माउंटेन्स पर एक विशेष तरह की आकृति का निर्माण होता है। ये देखिए, ऐसे नदियां अपने सेंटर पर सबसे ज्यादा बल लगाती हैं। तो जो भी मटेरियल इनके साथ चलता है वो नदी को एक गहराई तक, वी आकार में एक गहराई तक, अंदर तक इरोड कर देता है ना, उसका अपर्दन कर देता है। तो यहां पर माउंटेन्स पर, हाई माउंटेन्स पर रिवर्स में कौन सी वैली बनती है बच्चों, इन्हें ही कहते हैं वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, क्लियर। वी शेप्ड वैली को ही गॉर्ज भी कहते हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि नदियां गॉर्ज बनाती हैं, ठीक, तो इन्हें ही गॉर्ज कहते हैं। अगर ये वी शेप्ड वैली बहुत ही विस्तृत आकार में हो, बहुत ही विस्तृत आकार में हो और बहुत ही सकरी हो, है ना, नैरोअर हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, उसे हम कह देते हैं कैनियन। क्या कह देते हैं, कैनियन। तो मैंने तीन चीजें बताई आपको, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज एंड कैनियन। तो कैनियन, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर है, यूएस में दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, ठीक। गॉर्ज बहुत सारे आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे, जैसे जब ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय को काटती हुई
और भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे के माध्यम से, तो वहां पर वो कौन सा गॉर्ज बनाती है बच्चों, है ना, वहां पर वो बनाती है दिहंग गॉर्ज, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग उसे देखने भी जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम दिहंग नदी पड़ता है। भारत में प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का पहला नाम दिहंग पड़ता है। और कौन सा गॉर्ज बनाती है बच्चों, दिहंग गॉर्ज बनाती है। ठीक, तो ये तो हो गई नदी के थ्रू बनने वाली पहली आकृति, कहां, माउंटेन्स पर, हाई माउंटेन्स पर। अब हम दूसरी आकृति की बात करते हैं। नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती हैं, है ना, जैसे माउंटेन से बहुत सारा कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी, है ना, ये सब लेकर जब वो नीचे उतरती हैं, तो नीचे उतरने के बाद जैसे ही वो प्लेन्स पर एंटर करती हैं, उनकी वेलोसिटी एकाएक कम हो जाती है, अचानक से कम होने लगती है। तो जब उनकी वेलोसिटी कम होती है, जैसे मान लिया कि ये माउंटेन है और ये रिवर यहां से उतर रही है, क्लियर, तो जब रिवर यहां नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी अचानक से क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये अपने साथ जो भी मटेरियल लेकर आती है उसको ऐसे फैला देती है, उसको ऐसे स्कैटर कर देती है और एक पंख जैसी आकृति बनती है। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस आकृति में चीजों को फैला देती है और लगता है एक पंख जैसी आकृति। देखिए जैसे आपने देखा ना, ये इस तरह से। तो ये जो पंख जैसी आकृति बनती है ना, माउंटेन्स के फुट हिल्स पर, इसे बच्चों कहते हैं एल्यूवियल फैन। इसे क्या कहते हैं, एल्यूवियल फैन। याद रखिए ये जलोढ़ पंख कहलाता है, जलोढ़ पंख या एल्यूवियल फैन। तो दो आकृतियां हो गई, एक हो गई वी शेप्ड वैली जिसे गॉर्ज और कैनियन भी कहते हैं। दूसरा मैंने बताया एल्यूवियल फैन। एल्यूवियल फैन कब बनता है, जब नदियां ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं और अपने साथ लाई हुए जो भी सिल्ट है, सैंड है, क्ले है, मार्बल है या कंकड़ पत्थर स्टोन जो भी वो लेकर आ रही हैं, वो सारी चीजें फैला दे रही हैं। क्लियर, सॉरी। तो अब नेक्स्ट आकृति पर चलते हैं। अगर नदियां मैदानों में बहती हैं तो मैदानों में जैसे जैसे उनकी ढाल कम होती जाती है, उनका स्लोप जेंटल होता जाता है, स्लोप जेंटल होते होते उनका लोड भी कम होता रहता है। क्योंकि नदियों में एक खासियत है बिल्कुल इंसानों जैसी, जैसे इंसान थकता है तो अपने सर का बोझ कम करता रहता है, ऐसे नदियां भी जैसे जैसे धीमी गति पर आती हैं वो अपने साथ जो भी लोड लेकर चलती हैं, जो भी कंकड़ पत्थर बालू लेकर चलती हैं, वो डिपॉजिट करते हुए चलती हैं। तो जब आप देखेंगे तो नदियों में जहां भी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है वहां नदियां अक्सर एक से ज्यादा धाराओं में इस तरह से विभाजित हो जाती हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ऐसे। तो ये जो धाराएं विभाजित हो रही हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस प्लेस पर, बीच वाले प्लेस पर, यहां पर सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। यहां पर क्या डिपॉजिट हो जाता है बच्चों, सॉरी, सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। ये तो नदी की धारा ही है, क्लियर। तो सिल्ट डिपॉजिट हो जाने की वजह से नदियों में डिस्ट्रीब्यूटरीज आ जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, ये ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये इसकी विभाजिकाएं हैं। तो बीच में जो ये ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है, ये जो जमीन बच जाती है त्रिभुजाकार, इसे बच्चों कहते हैं डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा, है ना। सबसे पहले डेल्टा किसने दिखाया था, तो जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, है ना, हेरोडोट्स ने सबसे पहले अपनी पुस्तक में नील नदी जो है ना, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अर्थ, अफ्रीका की जो नील नदी है, तो नील नदी के जो मुहाने को उन्होंने दिखाया, जो भूमध्य सागर में नील नदी जो मेडिटेरियन सी में गिरती है, तो उससे पहले नील नदी भी एक त्रिभुजाकार आकृति में, है ना, डिवाइड हो जाती है, जिसे हेरोडोट्स ने सबसे पहले डेल्टा त्रिभुजाकार शेप में दिखाया। तब से नदियों में इस आकृति को डेल्टा कहा जाने लगा। अब डेल्टा का एग्जाम्पल सबसे अच्छा कहां दिखाई देता है, जब आप देखते हैं गंगा नदी को, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का, जिसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। आप देखते हैं गंगा नदी जब इस तरह से आ रही होती है, इधर से आप देखते हैं पश्चिम की ओर से आ रही होती है और पूर्वी भारत में प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद एक समय पर ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है ना। अब एक धारा नीचे की ओर चली जाती है जिसे हम हुगली कहते हैं, क्लियर, और एक धारा आगे की तरफ बढ़ती है भारत में ही, जिसे हम भागीरथी कहते हैं। और यही भागीरथी आगे चलकर मान लिया इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
तो यहां नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम पड़ता है बच्चों? पद्मा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि नदी दो भाग में विभाजित हो गई, तो यही जो बीच में ट्रायंगुलर शेप बनना शुरू हुआ, यही बच्चों क्या है? डेल्टा है। अब यही पद्मा इधर की तरफ जा रही होती है और दूसरे साइड से भारत में बहती हुई आ रही होती है ब्रह्मपुत्र, है ना? ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। सभी जानते हैं इसको। और ब्रह्मपुत्र जब मान लिया इस पॉइंट से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मान, ठीक, तो ये किस नाम से बच्चों आती है? बताइए। ये है जमुना। ये क्या है? जमुना। अब ब्रह्मपुत्र भी जब इन पद्मा से मिल जाती है यहां पर, तो एक नदी बनती है मेघना। ये क्या है? मेघना। तो आप देख रहे हैं मेघना और हुगली, ठीक। इसके बीच आप देख रहे हैं ये जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ये है ना, ये क्या है बच्चों? ये है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना? ऐसे ही मिसिसिपी मिसौरी नदी है यूएस में, पश्चिमी पार्ट डेल्टा बनाती है, बर्ड फूड डेल्टा, ठीक। उसका डेल्टा कुछ बर्ड के फूड जैसा है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे देखने में लगता है किसी पक्षी का पंजा है। तो एक हमने देख लिया डेल्टा। अब हम बात करेंगे पवन के द्वारा होने वाला इरोजन, या जिसे कहते हैं विंड इरोजन। आइए देखते हैं विंड इरोजन। तो हमने फर्स्ट टॉपिक वाटर क्लियर कर लिया बच्चों, अब आ जाते हैं विंड इरोजन पर। चलिए, विंड के थ्रू जो इरोजन होता है बच्चों, उसे हम एओलियन इरोजन भी कहते हैं। एलियन मत समझ लीजिएगा, ये एओलियन इरोजन है बच्चों, है ना? एओलियन इरोजन इसके थ्रू होता है बच्चों? विंड के थ्रू होता है। स्पेशली किस एरिया में होता है? तो आप देखेंगे डेजर्ट एरिया में, या जो एरिड प्लेसेस होते हैं, है ना? एरिड मींस ड्राई प्लेसेस, सूखे हुए भाग, है ना, जहां जहां नदियां नहीं है या बारिश बहुत कम होती है, उन प्लेसेस पर। तो आइए एओलियन इरोजन करके देखते हैं, एओलियन इरोजन किस किस तरह से हो सकता है। तो जब हम एओलियन इरोजन की बात करते हैं, तो ए दो प्रोसेस में होता है। एक होता है डिफ्लेशन, जिसे कहते हैं डिफ्लेशन, है ना, फर्स्ट प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस होती है एब्रेजन। क्लियर? आइए दोनों को समझते हैं, डिफ्लेशन एंड एब्रेजन। डिफ्लेशन की प्रोसेस क्या है? डिफ्लेशन नॉर्मली किस तरह से होता है? जैसे मान लिया कि किसी रेगिस्तान में जहां बहुत रेत हो और कंकड़ पत्थर भी हो, तो जैसे हवा जब चलती है, तो आपने देखा होगा जब कभी बहुत तेज आंधी आती है तो धूल भी उसके साथ उड़ने लगती है। मतलब जो मिट्टी के, है ना, जो सॉइल के या सैंड के जो लाइटर मटेरियल होते हैं, ग्राइंडेड फाइन मटेरियल होते हैं, वो एयर के साथ, विंड के साथ मूव करने लगते हैं, तो हवा उन्हें एक प्लेस से उड़ाकर दूसरे प्लेस तक ले जाती है। ये नॉर्मली एक रिमूवल की प्रोसेस है, रिमूवल रिमूवल ऑफ सैंड, है ना, सैंड के रिमूवल की प्रोसेस है। अब सोचिए कि मैं आपको एक थाली दे दूं, उस थाली में बहुत सारा बालू भी हो और उसमें बहुत सारे कंकड़ भी हों, तो आप जब फूंक मारेंगे या उसे बहुत जोर से हवा देंगे, फैन से हवा दे दीजिए, फूंक मारिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप देखेंगे कि उस थाली के अंदर की रेत जो होगी, बालू, वो हवा के साथ उड़ने लगेगी, उड़ जाएगी और उड़ उड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। और अंदर क्या बचेगा बच्चों? थाली में अंदर आप देखेंगे सिर्फ वही भारी कंकड़ पत्थर बच जाएंगे जो आपकी हवा से, आपकी फूंक से नहीं उड़े। सेम वैसे ही डिफ्लेशन की प्रोसेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली जो सैंड है वो रिमूव होती रहती है, तो जो जमीन है वो फाइन मटेरियल से धीरे धीरे खाली हो जाती है। तो ऊपर की तरफ जो बचते हैं वो सिर्फ वो हैवी मटेरियल, कंकड़ पत्थर बचते हैं जिन्हें हवा अपने साथ नहीं उड़ा सकती, जो भारी हैं। तो इस प्रोसेस में डेजर्ट पावरमेंट्स बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डेजर्ट पावरमेंट्स। याद रखिए बच्चों, इस चीज को कहते हैं डेजर्ट पावरमेंट। ये एक तरह का सेफ्टी कवर भी होता है बच्चों। सेफ्टी कवर कैसे होता है? कि जैसे जब ऊपर कंकड़ पत्थर भारी भरकम मिल जाते हैं, है ना, देखने में आपको बिल्कुल लगेगा कि कंक्रीट की कोई रोड है, तो ये नीचे की जो लेयर है सॉइल, उसको इरोड होने से बचा लेते हैं, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर बहुत सारी रेत हो और मैं उसके ऊपर से बहुत सारे कंकड़ पत्थर इस तरह से रख दूं कि रेत बाहर ना आ सके, तो ऊपर से आप कितनी भी हवा देंगे वो रेत नहीं उड़ेगी।
तो ये एक तरह का सेफ्टी कवर होता है डेजर्ट पावमेंट्स। अब हम एब्रेजन की बात करते हैं बच्चों। एब्रेजन क्या है? एब्रेजन, जैसे आपने रेगमाल देखा ना, घर में आपके पेंट होता होगा कभी कभी, तो जब आप घर पेंट कराते हैं तो उससे पहले पेंटर दीवार को, सरफेस को बराबर करने के लिए और पुराना पेंट छुड़ाने के लिए रेगमाल पेपर का यूज करते हैं, जिससे वो घिसाई करते हैं। तो ये पॉलिशिंग है एक तरह की। तो जो विंड्स चलती हैं वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर चलती हैं। ये मटेरियल जब रास्ते में पड़ने वाले डेजर्ट की चट्टानों से टकराते हैं तो रगड़ते हैं, और रगड़ने के साथ साथ उन्हें इरोड करते हैं और पॉलिश करते हुए चलते हैं। तो हम देखते हैं कि उससे किस किस तरह की शेप बन सकती है। जैसे मान लिया कि अगर कोई चट्टान है, ऐसे देखिए बच्चों, जैसे मान लिया कि एक कोई बहुत बड़ी चट्टान थी और उसका जो अपर सरफेस है ये हार्ड है, ये क्या है? हार्ड है, लेकिन नीचे का भाग सॉफ्ट है, नीचे का भाग सॉफ्ट है। तो जब हवाएं चलेंगी बहुत तेजी से तो उसके धूल कण जो हवा में है वो इससे टकराएंगे, इस चट्टान से, और इसको घिसेंगे, इससे पॉलिश करेंगे। तो घिसने की जो प्रोसेस होगी, जो ग्राइंडिंग होगी, यहाँ पर जो पॉलिशिंग होगी, उससे सॉफ्ट वाला एरिया जो नीचे का है ना, ये बहुत तेजी से सकरा होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, और ऊपर का एरिया बचा रह जाएगा। तो इससे क्या बनेगा बच्चों? इससे ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, आप देखेंगे कि ऊपर का इरोजन कम होगा, नीचे का इरोजन ज्यादा होगा। तो ये शेप कुछ दिन बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मशरूम रॉक। क्या कहते हैं? मशरूम रॉक। हिंदी में कहते हैं छत्रक शिला। क्या कहते हैं? छत्रक शिला। देखिए मशरूम जैसा कुछ दिख रहा है, मशरूम जैसा। अब ऊपर का भी जब पार्ट देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करने पे ये भी पॉलिश्ड मिलेगा, ऐसा लगेगा इसे घिसकर किसी ने पॉलिश कर रखा है ना। मशरूम रॉक हो गई। अब अगर ऐसे ही कभी रेगिस्तान में आपको बच्चों दिखाई दे कि जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक्स की एक लॉन्गिट्यूडनल वे में एक लेयर्स दिखाई देती हैं, जो इरोजन होने के बाद ऐसे नालियों के आकार में, ऐसे इलोंगेटेड पोर्शन में दूर तक फैली हुई है। ठीक, अब आप देखेंगे इनके बीच का पार्ट जो है यहाँ, ये सब इरोड हो चुका है, ये सब इरोड हो चुका है। देखने में आपको लगेगा कोई बड़ी सी बोट है, ऐसे जोड़ दें तो कोई बड़ी सी बोट है बच्चों। तो ये जो कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है यार्डंग। ये क्या कहलाता है? यार्डंग। याद रखिएगा बच्चों, इन्हें कहते हैं यार्डंग। क्लियर? तो डिफ्लेशन और एब्रेजन। डिफ्लेशन की प्रोसेस में हमने क्या बताया बच्चों कि डेजर्ट पावरमेंट बनते हैं, ऊपर की लेयर कॉन्टिन्यूअस रिमूव होती रहती है और नीचे हैवी मटेरियल बच जाते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी कवर प्रोवाइड करते हैं। एब्रेजन की प्रोसेस में मैंने बताया कि घिसाई और पॉलिश, है ना, हवा के साथ जो धूल कण चलते हैं वो सामने पड़ने वाली चट्टानों को घिसते हैं और उन्हें ऊपर से और नीचे से काटते हैं और पीस कर पतला करते हैं, तो अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं। अब हम बच्चों आ जाते हैं अगले एजेंट पर। तो हमने नदी से देख लिया और साथ साथ हमने हवा से भी देख लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों वेव्स की। वेव समझते हैं ना? वेव्स मतलब होती हैं लहरें जो सागरों में आती हैं। चलिए आइए वेव्स के थ्रू होने वाले इरोजन को भी देखते हैं। चलिए वेव्स के थ्रू इरोजन कैसे होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर दो तरह का मैं आपको इमेजिनेशन कराऊंगा, एक तो मैं आपको कह दूं कि आप ओपन ओशन में हो और आपको दिखाई दे कि ओशन के अंदर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, है ना। तो अगर ओशन के अंदर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, मान लिया कोई बड़ी सी चट्टान है, ये देखिए ऐसे ऐसे, और इसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, तो लहरें कॉन्टिन्यूअसली आती हैं, इससे टकराती हैं, वापस जाती हैं, टकराती हैं, वापस जाती हैं, टकराती हैं, वापस जाती हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस इसको हिट कर रही हैं लहरें, इससे भी इरोजन होता है। अगर इस रॉक के अंदर कोई छोटा सा होल बन जाए, जैसे टकराने की वजह से मान लिया यहां पर एक छोटा सा क्या बन जाए, होल बन जाए, ये देखिए ये लहरें हैं, है ना, ये लहरें हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये केव जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? केव। अब अगर मान लिया कि ये रॉक इरोड होती रहे और इरोड होते होते यहां पर इरोजन इस तरह से हो कि यहां एक गेट जैसा बन जाए, ऐसे ओपन गेट जैसा, जहां पानी आर पार दूसरी तरफ भी जा सकता हो। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं है ना,
ये भी एक तरह की आकृति लहरों की वजह से बनती है। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस रॉक का कोई पार्ट पूरी तरह से टूटकर अलग हो जाए, ऐसे, ये देखिए, मान लिया ये पार्ट पूरी तरह से सेपरेट हो गया इससे, इस तरह से, है ना, तो एक आकृति ये भी बन सकती है। तो ये हो गए केव्स। क्लियर? चलिए, इन्हें क्लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिप्स। आइए बच्चों, अब अगर हम ऐसे प्लेसेस की बात करें, ऐसे लैंड्स की बात करें जो कि जुड़े हुए हैं, कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं और वहां पर वेव्स कॉन्टिन्यूअस आती हैं जाती हैं, है ना, तो हम देखते हैं क्या बनते हैं बच्चों, बीचेस बनते हैं, सैंड बार्स क्रिएट होते हैं, है ना, बैरियर आइलैंड्स क्रिएट होते हैं। इन्हें भी देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जैसे मान लिया बच्चों कि यहां से ये एरिया ऊपर की तरफ पूरा कोस्टल एरिया है। क्या है बच्चों? कोस्टल एरिया। क्लियर? और नीचे की तरफ ये पूरा ओशन है, सी है, सी, और लहरें कॉन्टिन्यूअसली कोस्ट पर आती हैं और जाती हैं। तो लहरें जब कोस्ट की तरफ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सैंड, सिल्ट, ये सब भी लेकर आती हैं, स्पेशली सैंड। तो कोस्ट के चौड़ाई में कुछ दूरी तक ये ऐसे सैंड जमा कर देती हैं, ये देखिए ऐसे। तो ये जो सैंड जमा हुआ है इस एरिया में, कोस्ट से सटा हुआ, तो इस बार्ट को ही क्या कहते हैं बच्चों? यही बनता है बीच, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, बीचेस। क्लियर? बीच भी डिपोजिशनल एक्टिविटी है, इरोजनल एक्टिविटी है, जहां लहरें सैंड लेकर आती हैं और डिपॉजिट करती हैं। ठीक? तो एक एक्सटेंसिव प्लेन जैसा क्रिएट हो जाता है, तो ये बीच कहलाता है, स्पेशली सैंड का बना होता है। इसके साथ साथ अक्सर लहरें ओशन के अंदर भी सैंड डिपॉजिट करती हैं। तो अगर ओशन फ्लोर पर सैंड से कोई ऊपर की तरफ टीला जैसा बन जाए, ऊपर उभरा हुआ पार्ट हो, तो वो सैंड बार कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सैंड बार। क्लियर? अब यही सैंड बार अगर डिपॉजिट होता रहे और धीरे से ऊपर की ओर उभर जाए, मतलब पानी से भी ऊपर निकल आए, तो देखने में बच्चों कैसा लगेगा? आइलैंड जैसा लगेगा। अब अगर इसको ऑब्जर्व करें, यही आइलैंड अगर कोस्ट के पैरेलल क्रिएट हो जाए, ऐसे थोड़ी ही दूरी पर, मान लिया कि इस प्लेस पर एक आइलैंड जैसा बन गया, है ना, जो कोस्ट पर सामने की ओर जस्ट पैरेलल कंडीशन में है और इधर से आने वाले लोगों को पहले पड़ता है, तो ये एक बैरियर जैसा है। इसे क्या कहते हैं? बैरियर आइलैंड। बैरियर आइलैंड। याद रखिएगा बच्चों, ये बोटिंग वोटिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत डेंजरस होता है। बोट्स अक्सर बैरियर आइलैंड्स में सैंड बार से फंस जाती हैं। दूसरी तरफ अगर कोई आइलैंड ऐसा बन रहा हो या ऐसी डिपोजिशनल एक्टिविटी हो जहां पर सैंड डिपॉजिट हो और उसका एक पार्ट बीच से लगा हुआ हो, कोई एक एंड बीच से लगा हुआ हो और दूसरा एंड ओशियन में किसी भी शेप में फैला हुआ हो, है ना, जैसे इस तरह से। तो अगर ओशियन में किसी भी शेप में ऐसे फैला है जिसका एक एंड हम देख रहे हैं कि बीच से सटा हुआ है और दूसरा एंड ओशियन में फैला हुआ, ऐसा लग रहा है कि यहां से और यहां तक आने की एक सड़क बनी हुई है छोटी सी, तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं स्पिट्स। इन्हें कहते हैं स्पिट्स। क्लियर? तो स्पिट्स, बैरियर आइलैंड, सैंड बार्स और आपके बीचेस, ये सब कोस्टल एरिया पर क्रिएट होते हैं, वेव्स के थ्रू क्रिएट होते हैं। तो ये तो बात हो गई इरोजन की, और इरोजन में मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स के थ्रू इरोजन कैसे होता है, वेव्स के थ्रू इरोजन कैसे होता है, एओलियन इरोजन कैसे होता है। अब लास्ट में हम दो चीजों को देखना भी बाकी है, एक है ग्लेशियर और दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर बच्चों मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट देख लीजिएगा, उसमें अंडरग्राउंड वाटर की पूरी एक्टिविटी दिखाई गई है। और हम अब सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करेंगे और वो है ग्लेशियर, है ना। ग्लेशियर्स आर मैसिव शीट्स ऑफ आइस, है ना। ग्लेशियर क्या है? ये बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बर्फ की बहुत मोटी चादरें, है ना। अब ग्लेशियर भी इरोजन करती हैं। ग्लेशियर से इरोजन कैसे होता है? ग्लेशियर जब भी किसी रॉक के ऊपर आती है और मूव करती है, तो उस समय क्या होता है कि अगर फ्रैक्चर्ड रॉक है ना,
मान लिया कि उसके ऊपर दरारें हैं, उसके ऊपर ग्लेशियर आ गया है, तो ग्लेशियर के जो बॉटम में आइस होगी, जो रॉक के कांटेक्ट में होगी, वो ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से मेल्ट होगी और वो पानी मेल्ट होकर रॉक्स की दरारों में भर जाएगा और रॉक की दरारों में भर के रीफ्रीज हो जाएगा, है ना। रीफ्रीज होने के बाद वो बिल्कुल ग्लू की तरह आइस की नीचे की जो लेयर है उससे चिपक लेगा और चिपकने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जब ग्लेशियर आगे मूव कर रहा हो तो पीछे से चट्टान को अपनी ओर खींच रहा हो। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप कभी बॉटल को फ्रिज में रखकर भूल जाइए, फ्रीजर में रख के, है ना, जमने के लिए। कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे, बॉटल फ्रीजर में चिपक गई है और जब आप फ्रीजर से बॉटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रीजर भी आपके साथ साथ बाहर आने लगता है। फिर आप क्या करते हैं, या तो रिफ्रॉस्ट करते हैं या आप उसको चारों तरफ से तोड़ते हैं बर्फ को और बाहर निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब रॉक के अंदर जमी हुई, क्रैक्स के अंदर जमी हुई जो बर्फ है और ग्लेशियर के नीचे की जो बर्फ है, ये दोनों जब आपस में चिपक जाती हैं, फिर जब ग्लेशियर नीचे की ओर मूव करता है तो वो रॉक्स की उन लेयर्स को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि जो नदियों ने, है ना, नदियों ने जो वी शेप्ड की जो वैली बना रखी होती है, अगर इसमें ग्लेशियर के थ्रू इरोजनल एक्टिविटी हो तो ग्लेशियर कभी भी वी शेप्ड की वैली को वी शेप्ड में ही नहीं रहने देते, वो इसको चारों तरफ से एक वाइडर एंगल में इरोड करते हैं और ये वी शेप्ड वैली जब चारों तरफ से इरोड होनी शुरू होती है तो ग्लेशियर के इरोजन होने की वजह से ये धीरे 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 ऐसे यू शेप्ड वैली में, वाइडर एंगल में यू शेप्ड वैली में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों ग्लेशियर क्या करता है, रिवर्स की वी शेप्ड वैली को यू शेप्ड वैली में कन्वर्ट कर देता है ना। और ये ग्लेशियर के थ्रू बनी हुई एक भू आकृति है, ठीक, जो कि आपके सिलेबस में है, इसको देख लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इरोजन, और इरोजन को बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है ना। बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया, लेकिन आपके जो जानने योग्य बातें हैं जो क्लास 9th में आपको सीखनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, जिसमें हम देखेंगे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, स्पेशली माउंटेन्स कैसे बनते हैं। मैं आपको 3 टाइप्स के माउंटेन्स भी पढ़ाऊंगा, उनका फॉर्मेशन दिखाऊंगा कैसे बनता है, और उसके साथ प्लेन्स, प्लेट्यूज, हम इनकी भी बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही साथ में लगे रहिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।